दोस्तों टाटा स्टील की अगर बात करें तो स्टॉक के अंदर आज दबाव देखने को मिल रहा है। स्टॉक के अंदर गिरावट के पीछे वजह है कि मेटल सेक्टर में ही दबाव है और यहाँ पे दूसरी वजह यह भी है कि काफ़ी अच्छी तेजी ऑलरेडी बन चुकी थी। रिजल्ट के बाद हमने देखा कि तेजी बनी है, भले ही रिजल्ट में काफ़ी कमी रह गई उसके बावजूद भी स्टॉक दौड़ा और रिजल्ट कम रहने के पीछे वजह है डोमेस्टिक रीजन, जहाँ पे देख सकते हो कि जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा है, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम, इसकी वजह से इनका एक्सपोर्ट का बिजनेस मार खा गया और इसी वजह से रिजल्ट में कमी रही। लेकिन उस बात को डिस्काउंट करते हुए यहाँ पे तेजी बननी भी शुरू हुई क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पहले से ही स्टॉक करेक्ट हो चुका था, ऐसे में तेजी बनी। अब उस तेजी के बाद में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, इस वजह से थोड़ा सा दबाव है, लेकिन आने वाले समय में शानदार तेजी बन सकती है। इसके पीछे है बहुत बड़ी गुड न्यूज। अब वो क्या गुड न्यूज है उसको डिस्कस करेंगे और आने वाले समय में क्या टाटा स्टील में हमें बहुत ही अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। वैसे अगर आप देखें तो स्प्लिट के बाद स्टॉक काफ़ी नीचे आ गया, ऐसे में इसकी प्राइस अट्रैक्टिव हो गई है क्योंकि आप देख सकते हो कि इसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज़ की थी और ये 1000 के आसपास था। अब इसकी फेस वैल्यू 1 रुपीज़ हो गई है, 100 के आसपास आ गया। लोगों को इसकी प्राइस काफ़ी अच्छी लग रही है, ऐसे में इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे लोग और क्यों ना हो, कंपनी भी बड़ा विजन लेके आगे चल रही है। आने वाले समय में कंपनी अपने टाटा स्टील की जितनी भी स्टील सेक्टर की कंपनियां सबका मर्जर करने जा रही है टाटा स्टील में, ऐसे में आने वाले समय बिजनेस तो डेफिनेटली बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो नजरिया लॉन्ग टर्म का, लेकिन निवेश के बारे में सोच ही रहे लोग, तो यहाँ पे इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अभी लगभग 1:30 बजे के आसपास का टाइम है। बीएससी सेंसेक्स की अगर बात करें तो 61,654 के स्तर पे, जहाँ पे 30 पॉइंट की तेजी है, यानी मामूली सी तेजी है, कोई बड़ी तेजी बाजार में नहीं है। लेकिन अगर हम निफ्टी मेटल की बात करें तो 6,551 के स्तर पे 0.11% की गिरावट है, यानी निफ्टी एंड मेटल आज डाउन में है। और इधर हम टाटा स्टील की बात करें तो ओपनिंग आज 109 पर हुई, काफ़ी अच्छी तेजी के साथ शुरुआत हुई और ये दिन भर का हाई है और लो है 107 का और फिलहाल स्टॉक 107 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, 0.78% की गिरावट है। तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई है क्योंकि आप देख सकते हो 100 से 109 तक स्टॉक पहुंचा, काफ़ी अच्छी तेजी बनी, ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग लाजमी है। पिछले एक साल में अगर देखें तो स्टॉक ने 13% का निगेटिव रिटर्न दिया है, यानी अभी भी स्टॉक काफ़ी नीचे आपको दिखाई देगा। एक साल पहले 124 के आसपास ट्रेड करता था स्टॉक। अब यहाँ पे सिर्फ हम 6 महीने की बात करें तो 2.27% की गिरावट है। गिरावट काफ़ी रिकवर भी हो चुकी है, आप देख सकते हो पिछले एक महीने के हिसाब से देखें तो स्टॉक में अभी 8.34% की ज़बरदस्त हमें तेजी देखने को मिल रही है, यानी निचले लेवल से स्टॉक ने काफ़ी अच्छा बाउंस बैक दिया है। 5 डेज़ की भी बात करें तो 1.17% की फिलहाल तेजी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टॉक इस समय काफ़ी मजबूत लग रहा है, आने वाले समय डेफिनेटली यहाँ पे तेजी अच्छी बन सकती है। इसके वॉल्यूम को अगर हम देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 5 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले भी 5 करोड़ का वॉल्यूम होता, कल 6 करोड़ का वॉल्यूम होता, लेकिन आज 2 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। अभी बाजार शुरू है, वॉल्यूम और बढ़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टील सेक्टर ने Q2 के दौरान काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। डोमेस्टिक मार्केट में स्टील सेक्टर में एक बहुत ही ज़बरदस्त इस बार डिमांड निकली है और इसका फ़ायदा आने वाले समय देखने को मिल सकता है। यहाँ पे जो रिपोर्ट निकल के आ रही है ये कह रही है अप्रैल से लेके अक्टूबर के दौरान यहाँ पे जो स्टील प्रोडक्शन है उसमें 6.4% की ईयर ऑन द बेसिस पे बढ़त देखने को मिल रही है और जो स्टील का कंजम्पशन हुआ उसमें 11.4% की ईयर ऑन द बेसिस पे शानदार बढ़त देखने को मिल रही है। तो ये केयर एज रिसर्च की जो रिपोर्ट है ये निकल के आई है मंडे के दिन। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अप्रैल से लेकर अक्टूबर में हमारे डोमेस्टिक मार्केट में स्टील सेक्टर में काफ़ी अच्छी प्रदर्शन देखने को मिला है और जिस तरह से ये जो कंजम्पशन बढ़ा है ये आने वाले समय में एक अच्छा सिग्नल है और Q3 काफ़ी अच्छा हो सकता है। स्टील सेक्टर में डिमांड के पीछे वजह कि गवर्नमेंट ने जिस तरह से स्टेप उठाए उस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट अब शुरू होने लगे हैं। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन का कारोबार भी शुरू हुआ है, रियल इस्टेट में एक्टिविटीज़ बढ़ने लगी है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिली, उस हिसाब से इस बार स्टील सेक्टर की डिमांड बढ़ी है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो जियोपॉलिटिकल टेंशन अभी भी जारी है और इस हिसाब से देखें तो जो ग्लोबल डिमांड है उसमें अभी भी कमी बनी हुई है। इंटरनेशनल डिमांड में उतनी तेजी आ नहीं पा रही है क्योंकि जो रीज़न है अभी भी वो निगेटिव बने हुए हैं। फाइनेंशियल ईयर 2023 की बात करें तो 50 से लेकर 55% तक एक्सपोर्ट का कारोबार इस बार कम हुआ है, यानी आप देख सकते हो इसमें बड़ी गिरावट देखने को मिली है, लगभग आधा हुआ है। आप एक तरह से देखें तो बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है जो भी एक्सपोर्ट का बिजनेस है उसमें, और ये काफ़ी बड़ी, इसी वजह से इनका जो रिजल्ट है वो भी हमें ख़राब देखने को मिला है। लेकिन डोमेस्टिक डिमांड देखें तो 9 से लेकर 10% के आसपास बढ़ी है फाइनेंशियल 2023 में और इसके वजह से देखें तो जो हमारे यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ है वो बढ़ने लगी है। लॉकडाउन के सारे इफेक्ट खत्म हुए और सबसे बड़ी बात है कि जो रॉ मटेरियल की प्राइस में कमी आई उसका फ़ायदा भी देखने को मिला। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे बड़ी बात है कि
कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज, इसके अलावा अगर आप हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में भी काफ़ी अच्छी डिमांड देखने को मिल रही है और कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट में भी इस बार अच्छा खासा वहाँ पे डिमांड देखने को मिली। ऑटोमोबाइल सेक्टर में काफ़ी अच्छी शानदार डिमांड रही, इस वजह से स्टील सेक्टर के लिए ये जो पीरियड है काफ़ी अच्छा रहा है। तो आने वाले समय यहाँ पे हम देख सकते हैं कि तेज़ी की संभावना बन सकती है। तो कुल मिला के ये रिपोर्ट कह रही है कि डोमेस्टिक मार्केट में स्टील सेक्टर के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल कर आई है। लेकिन भले ही डोमेस्टिक मार्केट अच्छा कर रहा हो, लेकिन जो इंटरनेशनल मार्केट वहाँ पे अभी भी दबाव बना हो, इस वजह से यहाँ पे जो रिजल्ट है वो आपको मिक्स ही दिखाई देगा। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो एक और बड़ी जो रिपोर्ट निकल के आ रही है, जिंदाल स्टील के जो एमडी है विमलेंद्र झा, उनकी तरफ से कहा गया है कि ये जो पीरियड है ये देखें तो एक तरह से इंडिया का जो मार्केट है उसकी डिमांड और सप्लाई में एक बहुत बड़ी जंप देखने को इस बार मिल सकती है। यानी एक तरह से ये ब्राइट स्पॉट है और इस समय आने वाले समय में अच्छी डिमांड देखने को मिलेगी, मार्केट में अच्छी खासी खरीदारी भी निकलेगी। लेकिन जो इंटरनेशनल मार्केट है वो अभी भी दबाव में दिखाई दे रहा है और उसका इफेक्ट देखने को मिल सकता है। यानी कुल मिला के स्टील सेक्टर के लिए एक तरफ पॉजिटिव बात है तो एक तरफ निगेटिव भी है। यानी जो इंटरनेशनल मार्केट है उनके फेवरेबल नहीं है फिलहाल, लेकिन डोमेस्टिक मार्केट में डिमांड बहुत अच्छी निकल रही है और इसका फायदा इनको देखने को मिल सकता है। दूसरी एक और जो बड़ी अपडेट है कि जो टीवी नरेंद्रन है इनके एमडी, उनका कहना है कि आने वाले समय में हम और कोई नए प्लांट को एक्वायर नहीं करने जा रहे, यानी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए नया इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। लेकिन जो उनके पास अभी फिलहाल प्लांट्स है, जो उनके पास लैंड्स है, उसका इस्तेमाल करेंगे और अपनी कैपेसिटी को वो बढ़ाएंगे। यानी आने वाले समय आपको टाटा स्टील में कैपेसिटी बढ़ती हुई दिखाई देगी। और यहाँ पे देख सकते हो कि ऑलरेडी इन्होंने पहले ही बहुत सारे जो प्लांट है एक्वायर भी किए। पिछले दिन उन्होंने नीलांचल इस्पात लिमिटेड को एक्वायर किया, उसके पास भी काफ़ी ज़मीन है, ऐसे में उसकी कैपेसिटी को बढ़ाया जाएगा। यानी टाटा स्टील का कारोबार आने वाले समय बढ़ता हुआ दिखाई देगा। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो कंपनी ग्रीन स्टील के उत्पादन में शुरू कर चुकी है कारोबार। नीदरलैंड के प्लांट से अब वो फोर्ड को भी सप्लाई करेंगे स्टील ग्रीन। तो ऐसे में आप आने वाले समय देखें तो स्टील सेक्टर में तो तेजी आएगी, लेकिन टाटा स्टील को इसका बेनिफिट ज़्यादा मिलने वाला है क्योंकि ऑलरेडी कंपनी ग्रीन स्टील के निर्माण में सबसे आगे है। ये आप देखें तो राजेश पाल भी बाई की कॉल दे रहे हैं स्टील सेक्टर के लिए और उनका कहना है कि आपको इस समय स्टील सेक्टर में निवेश के बारे में सोचना चाहिए। उनकी जो राडार पे है वो JSW स्टील, जिंदाल स्टील और टाटा स्टील, ये काफ़ी फेयर वैल्यू में मिल रहा है और उनके हिसाब से जल्दी यहाँ पे 4% से लेकर 5% की रैली देखने को मिल सकती है। तो नजरिया लॉन्ग टर्म का लेकिन निवेश के बारे में कहा जा रहा है, ये राजेश पालविया की तरफ से कहा जा रहा है। तो ये देख सकते हो कि लगातार अच्छी यहाँ पे निवेश की सलाह दी जा रही है। और यहाँ पर अगर आप देखें भी तो पिछले 5 साल की बात करें तो टाटा स्टील की प्रदर्शन को देखें तो टाटा स्टील 2016 में BSE सेंसेक्स और मेटल सेक्टर में सबसे बड़ा विनर रहा था क्योंकि उसने 52% का शानदार रिटर्न दिया था, जबकि BSE मेटल इंडेक्स ने मात्र 36% का ही रिटर्न दिया था और सेंसेक्स मात्र 1.95% दौड़ा था। यानी विनर टाटा स्टील था। 2017 की अगर बात करें तो यहाँ पर भी आपको विनर टाटा स्टील दिखाई देगा, इसने 87% का शानदार रिटर्न दिया था, जबकि BSE सेंसेक्स में हमने 27% की तेजी देखी थी और BSE मेटल में हमने 47% की तेजी देखी। यानी 2017 का विनर भी टाटा स्टील था। 2018 की बात करें तो यहाँ पे लूजर बना था टाटा स्टील, इसने 24% का नेगेटिव रिटर्न दिया, जबकि BSE सेंसेक्स इस दौरान 5% का पॉजिटिव रिटर्न देने में कामयाब रहा और 20% की गिरावट BSE मेटल में थी। यानी 2018 का लूजर टाटा स्टील है। 2019 की बात करें तो 8% का नेगेटिव रिटर्न दिया। इस दौरान BSE सेंसेक्स में हमने 14% की तेजी देखी, लेकिन BSE मेटल में 11% की नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला। तो लूजर आपको BSE मेटल दिखाई देगा। यहाँ पे टाटा स्टील में थोड़े से गिरावट कम हुई है। 2020 की बात करें तो यहाँ पे फिर से विनर आपको टाटा स्टील दिखाई देगा, 37% का इसने शानदार रिटर्न दिया है, जबकि BSE सेंसेक्स इस दौरान 15.75% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है और BSE मेटल ने 11% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। तो 2020 का फिर से विनर आपको टाटा स्टील दिखाई देगा। और 2021 की बात करें तो यहाँ पर भी आपको विनर टाटा स्टील दिखाई देगा, इसने 72% का जबरदस्त रिटर्न दिया है। इस दौरान अगर देखें तो S&P BSE इंडेक्स ने 21% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है और BSE मेटल इंडेक्स ने 65% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली 2021 का विनर भी टाटा स्टील है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो सिर्फ 2 साल है जहाँ पे आपको निगेटिव रिटर्न देखने को मिलेगा, वो है 2018 और 19। बाकी ओवरऑल टाटा स्टील का प्रदर्शन बहुत ही अच्छा है और ये स्टॉक वाकई में एक बड़ा मल्टीबैगर है। लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर अगर निवेश करेंगे तो टाटा स्टील आने वाले समय आपको मालामाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।